नमस्कार। भारत के लोकतंत्र में दो सबसे ताकतवर स्तंभ कौन से हैं? एक तरफ है हमारी संसद यानी जनता की चुनी हुई आवाज, और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान का रक्षक। तो आज हम समझने वाले हैं कि इन दोनों के बीच दशकों से जो एक शक्ति संघर्ष चल रहा है उसकी कहानी क्या है। ये एक ऐसी खींचतान है जिसने भारत के लोकतंत्र की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। अच्छा, इस पावर स्ट्रगल का सबसे हैरान करने वाला नतीजा क्या निकला पता है? वो ये था कि अदालत ने सीधे जनता के लिए काम करने की शक्ति अपने हाथों में ले ली। पर सवाल ये है कि भाई ऐसा हुआ कैसे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि बस एक चिट्ठी लिखो और देश का कानून बदल जाए। लेकिन भारत में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यह सवाल ही दिखाता है कि आज हमारी अदालत के पास कितनी ज्यादा ताकत है। एक मामूली सा पोस्टकार्ड भी एक राष्ट्रीय बहस छेड़ सकता है और यहां तक कि कानून को बदलने पर मजबूर कर सकता है। और ये सब मुमकिन हुआ एक क्रांतिकारी आइडिया की वजह से, जिसे हम कहते हैं जनहित याचिका या PIL। इसने तो जैसे अदालत के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। अब आपको कोर्ट जाने के लिए ये साबित करने की जरूरत नहीं थी कि आपका कोई पर्सनल नुकसान हुआ है। अगर मामला पूरे समाज के भले का है तो कोई भी नागरिक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और हुआ भी यही। लोगों ने इस नई ताकत का ऐसा इस्तेमाल किया कि PIL केसों की जैसे बाढ़ आ गई। आप देख सकते हैं कि 1970 के दशक के बाद से इन मामलों में जबरदस्त उछाल आया और ये बढ़ते ही चले गए। तो सवाल उठता है कि भाई, कोर्ट को इतना असर, इतना प्रभाव मिला कहां से? ये सब शुरू कहां से हुआ? इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट बनी थी तो असल में उसके लिए क्या भूमिका सोची गई थी। और शुरुआत में ये भूमिका काफी लिमिटेड थी। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के दौर से। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनी फेडरल कोर्ट से। इस कोर्ट ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के कुछ आदेशों को चुनौती दी, जिससे लोगों का इस पर भरोसा बढ़ा। और फिर जब 1950 में भारत का संविधान बना तो इसी फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया, जिसकी नींव काफी हद तक उसी 1935 के एक्ट पर रखी गई थी। हमारे संविधान बनाने वालों की सोच इस बारे में एकदम साफ थी, जो इस बात से जाहिर होती है। वो चाहते थे कि कोर्ट एक ऐसी न्यूट्रल और समझदार संस्था हो जो राजनीतिक जुनून और भावनाओं से दूर रहकर ये पक्का करे कि कोई भी, यहां तक कि जनता के चुने हुए नेता भी, संविधान की रेखा को पार ना करे। लेकिन ये जो शांतिपूर्ण बैलेंस था ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। 1970s के दशक में एक ऐसा टकराव हुआ जिसने भारत में पावर के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए। ये वो दौर था जब देश की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनकी सरकार के पास जबरदस्त बहुमत था और वो चाहती थीं कि उनकी नीतियां बिना किसी रोक टोक के लागू हों। और दूसरी तरफ थी सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के रक्षक के तौर पर अपनी भूमिका को लेकर एकदम अडिग थी। यहीं से असली खींचतान की शुरुआत हुई। तो ये खींचतान चली कैसे? देखिए, एक तरफ संसद ने 42वें संशोधन जैसे कानून पास किए ताकि कोर्ट की ताकत को कम किया जा सके। इसके जवाब में कोर्ट ने एक बिल्कुल नई चीज निकाली, बुनियादी संरचना का सिद्धांत। इसका सीधा मतलब था कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं छू सकती, जैसे कि लोकतंत्र, मौलिक अधिकार वगैरह। और ये एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। अब इस टकराव के बाद कोर्ट सिर्फ बची ही नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर एक नए, ज्यादा एक्टिव मिशन के साथ सामने आई। उसने अपनी भूमिका को ही एक तरह से फिर से लिख दिया। मतलब अब कोर्ट का काम सिर्फ संविधान की रखवाली करना नहीं रह गया था, अब वो इसे सक्रिय रूप से एक्सपैंड कर रही थी। और इसका सबसे बड़ा हथियार क्या बना? वही जनहित याचिका। कोर्ट ने इसका इस्तेमाल उन अधिकारों को बनाने और लागू करने के लिए किया जो शायद संविधान में सीधे सीधे लिखे भी नहीं थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आर्टिकल 21, जीने का अधिकार। 1975 के बाद कोर्ट ने इस एक अधिकार का मतलब इतना ज्यादा फैला दिया कि उससे कई नए अधिकार पैदा हो गए। नतीजा, इस आर्टिकल से जुड़े केसों की झड़ी लग गई, क्योंकि अब लोग इन नए मिले अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो जीने के अधिकार का मतलब अब सिर्फ सांस लेना नहीं रहा। कोर्ट ने कहा कि इसमें सम्मान से जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें आपको अच्छा भोजन, काम, साफ सुथरा माहौल और अच्छी सेहत का भी अधिकार है। और ये सब हुआ कैसे? सिर्फ कोर्ट की एक नई इंटरप्रिटेशन से। और बस यहीं से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो जाता है, जहां अदालतें उन मामलों में भी नियम बनाने लगीं जहां संसद में कोई कानून बनाया ही नहीं था। इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। चलिए इसे एक असल केस से समझते हैं, वोटर्स का सूचना का अधिकार।
सोचिए, एक जमाना था जब चुनाव में खड़े उम्मीदवार को ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, या उसके पास कितनी संपत्ति है। कोई कानून ही नहीं था। तो अदालत ने क्या किया? उसने देखा कि यहां तो एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, मतलब एक ऐसी जरूरी जगह जहां कानून होना चाहिए था पर है नहीं। तो कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 32 और 142 से मिली अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया और कुछ निर्देश जारी कर दिए। ये निर्देश असल में कानून की तरह ही काम करने लगे और अब हर उम्मीदवार के लिए अपनी पूरी जानकारी देना अनिवार्य हो गया। और कोर्ट ने जो तर्क दिया ना, वो बहुत दमदार था। कोर्ट ने पूछा, एक सच्चे लोकतंत्र में क्या एक आम वोटर को यह जानने का हक नहीं होना चाहिए कि वो अपना कीमती वोट किसे दे रहा है? ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की एक कोशिश थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। क्या कोर्ट की ये जो बढ़ी हुई ताकत है, ये कहीं शक्ति के संतुलन को बिगाड़ तो नहीं रही? हमने देखा कि कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट एक सतर्क गार्ड की भूमिका से निकलकर एक शक्तिशाली लॉ मेकर बन गया है। आज कोर्ट सिर्फ कानूनों का मतलब नहीं बताती, बल्कि चुनाव, पर्यावरण, यहां तक कि अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मामलों पर भी देश की नीति तय करती है। और ये हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है, देश के लिए आखिरी फैसला लेने का हक किसके पास होना चाहिए? हमारी संसद के पास, जिसे हम हर 5 साल में चुनते हैं और जो सीधे तौर पर लोगों को जवाब देती है, या फिर हमारी अदालत के पास, जिसके जज नियुक्त होते हैं और जिनकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति होती है? देखिए, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और यही बहस आज भी भारतीय लोकतंत्र के दिल में जारी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।